मैं जितेंद्र मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th में सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में भी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? 4th नंबर का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम होने वाला एग्रीकल्चर अर्थात कृषि। आप पता नहीं ये वीडियो कब देखोगे, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1:40 AM अर्थात रात के 1:40 पर रिकॉर्ड हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम है बिल्कुल बिल्कुल, और क्या लिखा है 24 जुलाई लिखी है। क्या लिखा है 24 जुलाई को ये रिकॉर्ड हो रही है। देखिएगा, अब इस चैप्टर में हमने टोटल आईएमपी कितने क्वेश्चन लिए? 8 क्वेश्चन लिए। कितने क्वेश्चन करेंगे इसमें? 8 क्वेश्चन इसमें टोटल करने वाले हैं। आईएमपी हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इन 8 क्वेश्चनों को कंप्लीट करना होगा, पूरी वीडियो देखना होगा, और मैं आपको इन क्वेश्चनों को याद करवाने की जवाबदारी लेता हूं। बहुत बेस्ट तरीके से आपको याद हो जाएंगे। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें। तो भारत में तो फसल उगाई जा रही है, लेकिन उसमें भी कौन सी बतानी है? रेशेदार फसलें बतानी है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलों के नाम कपास, जूट, सन और रेशम है। ये फसलें कौन सी है? रेशेदार फसलें। तो हमें क्या लिखना है? भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलों के नाम कपास, जूट, सन, रेशम है। कपास, जूट, सन, ये तीन जो फसलें हैं, ये जो तीन जो फसलें हैं ना, ये मिट्टी में उगाई जाती है। ये तीन फसलें किस में उगाई जाती है? मिट्टी में। और जो रेशम होता है, तो एक रेशम का कीड़ा होता है जिसका नाम होता है कोकून। क्या होता है? कोकून। रेशम का एक कीड़ा होता है जिसका नाम है कोकून। तो रेशम के कीड़े कोकून से प्राप्त क्या किया जाता है? रेशम प्राप्त किया जाता है। तो आपको इतना लिखना है। क्या लिखना है? भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलों के नाम क्या है? कपास, जूट, सन और रेशम। ये मिट्टी में उगाई जाती है, लेकिन रेशम का एक कीड़ा होता है जिसका नाम होता है कोकून। तो कोकून के कीड़े से हमें रेशम प्राप्त होता है, ये लिखना है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा आप, कि गन्ना नगद दाम की फसल है क्यों? तो भैया गन्ना नगद दाम की फसल क्यों है? हम बात करेंगे गन्ना नगद दाम की फसल इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग कहाँ होता है? चीनी मिल में होता है। कहाँ होता है? चीनी मिल में होता है। चीनी मिल में। किस में होता है? चीनी मिल में। देखो आप, गन्ना नगद दाम की फसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चीनी मिल में प्रयोग होता है, और ये जो है मुद्रादायिनी फसल है। क्या है? मुद्रादायिनी फसल है। मुद्रादायिनी फसल है। क्या फसल है? मुद्रादायिनी फसल है। और मुद्रादायिनी फसल है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नगद दाम की फसल कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये क्या देती है? नगद दाम देती है। ना तो इसका कहीं हार्वेस्टिंग करना है, बस काटो और डायरेक्ट मार्केट में लेके जाओ, और क्या लेके आओ? नगद पैसे लेके आओ। तो गन्ना नगद दाम की फसल इसलिए है क्योंकि इसका प्रयोग चीनी मिल में किया जाता है, और ये एक व्यापारिक फसल भी बन गई है। कौन? मुद्रादायिनी फसल के साथ साथ क्या बन गई है? व्यापारिक फसल बन गई है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नगद दाम की फसल कहते हैं। तो आप बोलोगे कहाँ प्रयोग होता है? चीनी मिल में प्रयोग होता है। कहाँ होता है गन्ना? चीनी मिल में प्रयोग होता है। चीनी मिल में प्रयोग होता है, तो ये क्या देता है? मुद्रादायिनी फसल भी कहते हैं इसको। और साथ में क्या कहते हैं? व्यापारिक फसल। क्या कहते हैं? व्यापारिक फसल। व्यापारिक फसल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? व्यापारिक फसल। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा, तो देखिएगा, जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं? रेशे होते हैं। क्या होते हैं इसमें? रेशे। और जो रेशे होते हैं वो होते हैं चमकीले। कैसे होते हैं? चमकीले। और चमकीले तो होते हैं, वो चमकीले भी किस प्रकार के होते हैं? सोने की तरह। किसके प्रकार की तरह चमकते हैं? सोने के तरह चमकते हैं। जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जूट में क्या होते हैं? रेशे, और रेशे कहते होते हैं चमकीले, और चमकीले जो होते हैं वो किस तरह चमकते हैं? सोने की तरह चमकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अब आइए, एक तो ये सस्ता भी है, एक तो ये क्या है? सस्ता भी है, और सस्ता है उसके बाद में ये उपयोगी भी है। क्या है? उपयोगी भी है।
सस्ता भी है और उपयोगी भी है, और चमकता किसके प्रकार की तरह है? सोने की तरह, और सोने की तरह चमकता है इसीलिए। और सोने की तरह कौन चमकता है? रेसे चमकते हैं। रेसे किसके? जूट के। तो इसीलिए देखो क्या कैसे लिखेंगे, जूट को सुनहरे रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि जूट के रेशे सोने की तरह चमकीले होते हैं। किसकी तरह चमकीले होते हैं? सोने की तरह चमकीले होते हैं। और ये सस्ता और उपयोगी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। अब आते हैं इस पे, भारत की प्रमुख पेय फसलों के नाम बताइए। ये ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। भारत की प्रमुख पेय फसलें कौन सी? एक तो चाय है, जो कि सुबह बढ़िया उठते हैं और मूड फ्रेश करने के लिए क्या पी लेते हैं? चाय पी लेते हैं या फिर कॉफ़ी पी लेते हैं। तो मूड फ्रेश करने के लिए प्रत्येक भारतवासी का जो भारतवासियों की जो सुबह होती है वो किसके साथ होती है? चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ। अब कॉफ़ी तो पीते हैं भैया बड़े बड़े व्यक्ति अपने शौक के माफिक, लेकिन पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। क्या पीते हैं? चाय। तो प्रत्येक भारतीयों की सुबह होती है किसके साथ? चाय के साथ, कॉफी के साथ। एक होता है कोको, एक क्या होता है? कोको। कोको सबसे ज्यादा कहाँ उगता है? कोको सबसे ज्यादा कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक चीज और उगती है, रागी। एक चीज और उगती है, क्या उगती है? रागी। तो रागी सबसे ज्यादा कहाँ? कर्नाटक में। कोको भी सबसे ज्यादा कहाँ? कर्नाटक में। और कॉफी जो है, चाय और कॉफी, तो चाय तो भैया कहाँ उगती है? असम में होती है। कहाँ होती है? असम में सबसे ज़्यादा होती है। और कॉफी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कॉफी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है। कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बढ़िया बेहतरीन तरीके से। आइए अब देखते हैं, जायद की फसलों के नाम लिखिए। सबसे पहले जायद की फसलें तो ग्रीष्म ऋतु में बोते हैं। जायद की फसलों को कब बोते हैं? ग्रीष्म ऋतु में बोते हैं, जब हमने गेहूं काट लिए और गेहूं काटने के बाद फिर हम फसल लगाते हैं जायद की। तो जायद की फसलों को कौन सी ऋतु में बोते हैं? ग्रीष्म ऋतु में बोते हैं, जिसमें फसल कौन सी आती है? तरबूज आती है और खरबूज आती है, खीरा आती है, सब्जियां आती है और पशु के लिए चारा भी हम लगाते हैं। तो इन्हें ही क्या कहते हैं? इन्हें ही कहते हैं हम कौन सी फसल? ग्रीष्मकालीन फसल या फिर जायद की फसल। क्या कहते हैं? जायद की फसल। अब बात आती है झूमिंग कृषि किसे कहते हैं? झूमिंग कृषि किसे कहते हैं और किन किन नामों से जानी जाती है? सबसे पहली बात तो झूमिंग कृषि के बारे में जान लो आप। झूमिंग कृषि कहते हैं, ये झूमिंग कृषि करते कौन है? ये घुमक्कड़ जो प्रजाति के जो व्यक्ति होते हैं वो करते हैं। जैसे बंजारा हो गए, और बंजारों के बाद में एक ये भील भी हो गए। तो ये जो वनों में वास करती है जनजातियां, और ये एक जगह से दूसरी जगह अपना डेरा बसाती रहती है। घुमक्कड़ तरीके के लोग या घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग इस कृषि को करते हैं। कौन सी कृषि को? झूमिंग कृषि को। और झूमिंग कृषि होती क्या है? सबसे पहले बात तो ये जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ अपना डेरा लगाएंगे और वहाँ के आसपास के पेड़ काट करके कृषि योग्य भूमि बनाएंगे। किस योग्य भूमि बनाएंगे? कृषि योग्य भूमि बनाएंगे। किसको काट करके? पेड़ को काट करके। तो ये घुमक्कड़ जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है और वो अपना डेरा लगा करके पेड़ को काटती है, कृषि योग्य भूमि बनाती है और एक जगह से फिर दूसरी जगह जाती है, दूसरी जगह भी यही स्थिति बनती है। तो पेड़ काट करके कृषि योग्य क्या बनाते हैं? भूमि बनाते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। अब ये अन्य अन्य जगहों पर अन्य अन्य नाम से जानी जाती है। देखते हैं कौन कौन से। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र है ना, इधर का क्षेत्र कौन कौन से? असम में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में। इन राज्यों में झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। कौन सी कृषि के नाम से? झूम कृषि बोल दो या झूमिंग कृषि बोल सकते हो आप। और क्या है? छत्तीसगढ़ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं। क्या कहते हैं? दीपा। तो छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं। दीपा कृषि नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसी प्रकार मणिपुर में किस नाम से जानते हैं? पामलू नाम से जानते हैं। यही झूमिंग कृषि अन्य अन्य क्षेत्रों पर अन्य अन्य नाम से जानी जाती है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में तो इसे क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि।
छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे क्या कहते हैं? दीपा। और मणिपुर में इसे क्या कहते हैं? पामलू कहते हैं। ठीक है ना। आइए अब छठा क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया है। अब करते हैं हम कौन सा? 7वां क्वेश्चन। खरीफ और रबी की फसलों में अंतर बताना है। किस में बताना है? खरीफ और रबी की फसलों में अंतर बताना है। तो आइए खरीफ और रबी की फसल में अंतर देखते हैं। पहला, खरीफ की फसल जो है, सबसे पहले तो खरीफ की फसल बोते कब है? तो खरीफ की फसल मानसून के समय बोते हैं। कौन से समय बोते हैं? मानसून के आगमन पर। मानसून के आगमन पर, आगमन पर बोते हैं। बोते हैं। क्या करते हैं? बोते हैं। और इसे कब बोते हैं फिर? तो इसे बोएंगे हम कब बोएंगे? अक्टूबर नवंबर में, अर्थात शीत ऋतु में बोएंगे इसे। शीत ऋतु अर्थात सोयाबीन काटकर, सोयाबीन काटकर बोते हैं। ये पहला। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट को देखते हैं हम। ये दूसरा पॉइंट मानसून के आगमन पर हो गया। इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है। इसकी बुआई यहां पर लिख देते हैं बुआई। क्या लिखते हैं? बुआई। इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है। जून जुलाई में की जाती है। और फिर इसको कब बोएंगे? तो इसकी जो बुआई है, इसकी बुआई कब की जाएगी? अक्टूबर नवंबर में। कब की जाएगी? अक्टूबर नवंबर में की जाएगी। अक्टूबर नवंबर में की जाएगी। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। ये तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। बुआई हो गई। उसके बाद में अब आप देखिए कि जून जुलाई में तो बो दी जाती। अब कटाई देखते हैं। इसकी कटाई देखते हैं। कटाई कब हो जाती है? अक्टूबर में हो जाती है। कब हो जाती है? अक्टूबर में हो जाती है। लेकिन इसकी कटाई कब होगी? इसकी कटाई होगी मार्च अप्रैल में। कब होगी? मार्च अप्रैल में होगी। मार्च अप्रैल में। अब देखिए, जून जुलाई में तो बो रहे हैं, अक्टूबर में काट लेते हैं। कब काट लेते हैं? अक्टूबर में काट लेते हैं। इसका मतलब अक्टूबर नवंबर में। तो जून पूरा जाने दो, क्योंकि 22-23 जून में एमपी में बोनी होती है। तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो लगभग 90 से 100 दिन में काट ली जाती है। इसको क्या कितने दिन में काट ली जाती है? 90 से 100 दिन। 90 से 100 दिन मानेंगे। 90 से 100 दिन। और यहां से देखो बुआई कब हुई थी? अक्टूबर नवंबर में। एक काम करते हैं, अक्टूबर को पूरा जाए तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च लास्ट में काट लेते हो। तो कितने महीने? 5 महीने। कितने महीने? 5 महीने। तो लगभग 130 से 140 दिन, 130 दिन से 140 दिन की अवधि होती है इसकी। क्या होती है? अवधि। तो यहां भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अवधि। क्या लिखेंगे? अवधि। तो यहां हम लिख सकते हैं फिर तो चौथा जो पॉइंट है यहां पर क्या लिख सकते हैं? अब देखिएगा आप क्या लिखेंगे। हम इसको पकने में कम समय लगता है। कम समय लगता है। और फिर इसको पकने में अधिक समय लगता है। इसको पकने में अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है। आप देख ही लिया आपने पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, 5वां पॉइंट। अगला 5वां पॉइंट देखते हैं। देखिएगा 5वां पॉइंट। कटाई तो करवा दी हमने। अब इसकी फसलों के नाम और लिख लेते हैं। इसकी खरीफ की फसलें सोयाबीन हो गई। क्या हो गई? सोयाबीन।
और सोयाबीन के अलावा क्या है, मक्का, मक्का, मक्का के बाद में और मूंगफली, मूंगफली, ज्वार, क्या है ये, ज्वार। ये फसलें हो गई। अब इसकी फसलें कौन कौन सी होगी, गेहूं, गेहूं, बाजरा, गेहूं, बाजरा, और कौन सी, अब ये रबी की फसलें आ रही है तो गेहूं। अब आप देख लो कि गेहूं के साथ हम कौन कौन सी फसलें बोते हैं, तो गेहूं, बाजरा, मसूर, चना, चना, सरसों, सरसों। ये जो फसलें हैं रबी की है, और ये फसलें कौन सी है, खरीफ की है। तो ये 5 पॉइंट, अभी तो 7-8 पॉइंट बन सकते हैं, इसके कोई कमी नहीं है पॉइंट होगी, लेकिन ये जो है ना, ये 5 पॉइंट बहुत हो चुके हैं। आइए देखिए, इसको रिपीट कर लेते हैं। खरीफ की फसल ये मानसून के आगमन पर बोते हैं, और ये शीत ऋतु अर्थात सोयाबीन के कटाई के बाद बोते हैं। ये बुआई इसकी जून जुलाई में हो जाती है, तो इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में कर देते हैं, और इसकी कटाई कब कर देते हैं, अक्टूबर नवंबर में कर देते हैं, अर्थात 90 से 100 दिन की क्या होती है, इसकी अवधि होती है। और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में कर देते हैं। इसकी कटाई कब करते हैं, मार्च अप्रैल में करते हैं। इसको पकने में कम समय लगता है क्योंकि 90 से 100 दिन, और इसको पकने में अधिक समय लगता है क्योंकि 130 से 140 दिन। सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, ज्वार ये इसकी फसलें हैं। गेहूं, बाजरा, मसूर, चना, सरसों ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है, नगद व व्यापारिक फसलों से आप क्या समझते हो, नगद व व्यापारिक। तो नगद व व्यापारिक का मतलब ही नगद, आपके सिर्फ और सिर्फ क्या आते हो, पैसे आते हो। क्या आते हो, पैसे, सिर्फ और सिर्फ पैसे, धन कमाने के उद्देश्य उस फसल को लगाया गया हो, खाने के उद्देश्य नहीं लगाई उसको। किसके उद्देश्य लगाई, धन कमाने के उद्देश्य लगाई। तो हम बोलेंगे इसको नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय, ऐसी फसल जो खाने के उद्देश्य नहीं लगाई गई हो, जबकि उसको धन कमाने के उद्देश्य लगाई गई हो, तो ऐसी फसलों को क्या कहते हैं, नगद व व्यापारिक फसलें कहते हैं। क्या लिखोगे आप, लिखोगे आप ऐसी फसलें जो खाने के उद्देश्य नहीं लगाई गई हो लेकिन धन कमाने के उद्देश्य लगाई गई हो, ऐसी फसलों को हम नगद व व्यापारिक फसलें कहते हैं। जैसे कपास हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई, सोयाबीन हो गई, तिलहन हो गई, गन्ना हो गई, रबर हो गई, और एक तंबाकू हो गया। सिर्फ खाने के पेट भरने के उद्देश्य नहीं लगाते हैं इसको, क्या कमाने के लिए लगाते हैं, धन कमाने के। तो कॉफी भी हो गई, चाय कॉफी साथ में बोलना, कपास, सोयाबीन, तिलहन, गन्ना, रबर, और यहाँ पर एक लास्ट आता है तंबाकू। ये फसलें हैं जो कि डायरेक्ट क्या कहते हैं, इसको नगद दाम की फसल भी कहते हैं या फिर व्यापारिक फसल भी कहते हैं। तो ये टोटल जितने भी आईएमपी क्वेश्चन थे चैप्टर 4 में, चैप्टर नंबर 4 में, तो ये हमने 8 आईएमपी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इनको आप कंप्लीट कर लेना, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये।